बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हमारे भाई कुलदीप गुरदास सिंह एल सिंघानी, जिनकी उम्र 54 साल है, जो इस शहर में जन्मे हैं, इनके आदरणीय पिता साहब दादा गुरदास सिंह एल सिंघानी 1978 से लेकर 1994 तक नगर सेवक के अलावा कई पदों पर विराजमान रहे। दबंगई से चलते थे क्योंकि हाथ साफ थे। दोस्तों, आज शहर के हालात क्या हैं, हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन विरोध कोई नहीं करता है। सबसे पहले हमारे कुलदीप भाई ने मनपा को और मंत्रालय को कई पत्र भेजे कि ये जो सड़कें खोदी जा रही हैं उसकी असलियत क्या है, वहाँ पर क्या होना चाहिए। सीमेंट खोदा जा रहा है तो वहाँ क्या भरना है, डामर खोदा जा रहा है तो वहाँ पर क्या भरना है। और अब माननीय मुख्यमंत्री के बाद माननीय आयुक्त साहब ने क्या आदेश दिए हैं, कुलदीप भाई बताएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे उल्लासनगर वासियों की और उल्लासनगर की जो उल्लासनगर वासी भुगत रहे हैं उल्लासनगर की कंडीशंस, उसमें मेन मुद्दा है सड़कें। सड़कों को लेके हमने काफ़ी पत्रवार किया शासन से, प्रशासन से, तो उन्होंने आखिरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आयुक्त जी को ये आदेश दिया कि जो सड़कें खुदी हुई हैं पहले उनको दुरुस्त किया जाए, ठीक से बनाया जाए। बाकी जो सड़कें खुदनी हैं या न्यू सड़क स्टार्ट करनी है बनाने के लिए, वो बाद में किया जाए, क्योंकि पूरा उल्लासनगर शहर, स्पेशली उल्लासनगर 4 और 5 की बात करूँगा मैं, खड्डों का शहर हो गया है। और मानसून को ध्यान में रखते हुए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। नहीं तो ऐसा होता कि जैसे ही मानसून बारिश स्टार्ट हो जाती तो उसमें ऐसे लगता कि आप रोड पे चल रहे हैं या खड्डों में चल रहे हैं, वो पता नहीं चलेगा। और स्पेशली 2 व्हीलर वाले जो अभी गिर रहे हैं खड्डों की वजह से, काफ़ी लोगों को सर पे चोटें आई हैं, काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिया है माननीय आयुक्त जी को, वो बहुत ही एक अच्छा कदम है उल्लासनगर वासियों को मुसीबत से बचाने के लिए। वरना ऐसे हो जाता कि मानसून में बहुत सारी दिक्कतें आती, अभी वो आएंगी लेकिन कम आएंगी क्योंकि काफ़ी सारे रोड खुदे हुए हैं। तो ये आपको जानकारी कैसे मिली? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। और मुझे ये बताया गया कि मैं इसका उदाहरण देता हूँ रमेश चौहान का वार्ड, कि वहाँ पर ये लोग जितना खोदते हैं उतना बंद करते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो रमेश चौहान जी बंद करवाते हैं, उसके बाद खोदते हैं। तो बाकी जो हमारे शहर के नेता हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं और सब के सब चुप क्यों हैं? इसमें ऐसा है कि जो हमारे एक्स नगर सेवक, मैं सबको दोष नहीं दूंगा और ना ही देना चाहूँगा, लेकिन जो सक्षम है वो अपने एरिया को संभाल के बैठे हैं। और हमारे 5 नंबर जैसा हाल नहीं है। 5 नंबर में कोई भी नेतागण आगे नहीं आ रहा है, ना ही हमारी जनता को कोई स्पष्टीकरण दे रहा है कि क्या होगा। इसीलिए तो लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। स्पेशली मैं 4-5 नंबर की बात करूँगा। और ये जो दुर्व्यवहार हमसे कर रहे हैं नेता लोग, वो काफ़ी निंदनीय है। और इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उल्लासनगर के जो लोग हैं, स्पेशली 5 नंबर के, वो यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई मूल सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, हम मालमत्ता टैक्स भी भरते हैं और सारी टैक्सें भरते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सुविधा क्या है? आज वो इतने 26 माले के टावर बन रहे हैं, तो उसमें पानी की सुविधा क्या है, सफाई की सुविधा क्या है, उसका कोई प्रिकॉशन लिया जा रहा है? नहीं। अग्निशमन दल है हमारे पास 26 माले का। अग्निशमन दल 9 माले का था हमारे पास, लेकिन वो
आरटीओ की तरफ से परमिशन न मिलने की वजह से वो भंगार में बिक गया। ये कब खरीदी गई थी 9 माले की? ये तो पप्पू कालानी के साहब के पीरियड शासी में खरीदी गई थी, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि आरटीओ ने उसकी परमिशन नहीं दी। तो अब कैसे होगा? अभी वही हम सोच रहे हैं कि रोड जो है वापस, अगर 15-16 माला 26 माला तक टावर बन रहे हैं, वायु न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उसमें अग्निशमन दल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और आज की ये हालात है कि अगर उल्लासनगर में ऐसे रोड खोदे गए हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस आनी लेने की सुविधा है तो वो एम्बुलेंस भी उसके घर तक नहीं जा सकती। ऐसे भी स्थिति में 5 नंबर के रोड्स हैं, और 5 नंबर में जो रोड्स हैं वो जो भी खोदे गए हैं अभी तक बंद नहीं हुए हैं। स्पेशली मठ मंदिर, 5 नंबर ओटी, और मैं गांधी रोड की बात करूँगा, और सेक्शन 39 का रोड है जो आखिर में माननीय आयुक्त साहब ने उसको जो रोड खुदा हुआ है उसके सामने वाले रोड को डामरीकरण कर दिया। ये अच्छा एक निर्णय लिया हमारे आयुक्त साहब ने कि जो सामने रोड खुदे हुए हैं उसके सामने अगर जो रोड खराब है तो कम से कम 5 या 6 रोड 5 नंबर के ही उन्होंने डामरीकरण कर दिए हैं, और 2 नंबर में भी ऐसे 2-3 रोड डामरीकरण हुए। ऐसी हम शहर में घूमते हुए हमें ये नॉलेज मिला। देखिए, सबसे पहले आप एक बात मेरे को बताइए कि जहाँ पर डांबर खोदा गया है, डांबर का रोड, तो वहाँ पर डांबर का ही बनाना है जी। और जैसे कि हमारे आदरणीय पप्पू कालानी साहब, मैं आज भी उनको आदरणीय कहूँगा क्योंकि आज भी उनमें दमखम है, बाकी मैं आगे लूँगा इस बात को। तो उस रोड को जो खोदा गया, पहले तो वो खुद नहीं रहा था, खुद नहीं पा रहे थे, उसके अंदर सलिए पड़े हुए हैं, ऐसा कोई रोड बना नहीं है, लेकिन उसको वैसा बंद नहीं किया गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मुरली खटवानी जी। एक्चुअली इनको जैसे जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं रोडों के, उनको ये आदेश है कि आप जहाँ पे कच्चा रास्ता है खोद रहे तो कच्चा बनवाइए, अगर आप डामरीकरण रास्ता खोद के बनवा रहे हैं, जो कर रहे हैं ड्रेनेज लाइन, तो उसको डामरीकरण करना है। और अगर जो आरसीसी है उसको आप आरसीसी करना है। लेकिन बहुत सारे रोडों को मुझे देखने को मिला, स्पेशली मैं बात करूँगा सेक्शन 25 से लेकर लाल चक्की के रोड तक की, तो वो आरसीसी रोड खोदा गया लेकिन उसको डामरीकरण वापस बंद किया गया है। उसमें जो चेम्बर्स हैं वो चेम्बर्स को भी ठीक से कवर नहीं कर दिया है, तो 2 व्हीलर जो आती है तो उसको दिक्कत हो रही है। और सेम कंडीशन हमारे 17 पैनल में भी है। कुलदेवी टेम्पल रोड देखिए आप, पेनोरा अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखिए, वो सारे रोड जो हैं वो आरसीसी थे। स्पेशल बाटिया, कुलदेवी टेम्पल से बाटिया चौक तक का रोड वो भी आरसीसी खोदा गया था, लेकिन उसको डामरीकरण कर दिया है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अब ये जो मठ मंदिर से दूधना का बस स्टैंड का रास्ता जो इन लोगों ने खोदा, तो उतनी ताकत से उसको बंद करना चाहिए था। आज वो रोड नीचे ऊपर है तो हादसे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल आपका ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने जो वापस जो फिलिंग की है वो फिलिंग वैसे नहीं की है जैसे इनको करनी चाहिए। इस मामले में मैंने माननीय आयुक्त साहब को, हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको पत्र लिखा है, राइटिंग में जवाब मांगा है। जल्दी मुझे मैसेजेस आ गए हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मुझे मैसेजेस आ गए हैं कि मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। जल्दी मुझे सारे डिपार्टमेंट से उनका जवाब मिलेगा तो वापस मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता के सामने आके पूरा स्पष्टीकरण करूँगा। पहले ये होता था कि उदाहरण के तौर पर एक पार्टी सत्ता में है, आज सत्ता में कोई नहीं है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ऊपर तो हैं, और जो भी चुनाव होगा तो पक्ष विपक्ष होता है। लेकिन क्या हमारे शहर में कोई भी विरोधी नहीं है जो इस बात के लिए आवाज़ उठाए? सब लोग चुप क्यों हैं? ऐसा है कि अभी सबको ऐसा लगता है कि जैसे सेंटर में विरोधी पक्ष कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, विरोधी होते हैं। हम आज विरोध में हैं तो भी हम विरोध करेंगे, और पक्ष में होंगे तो भी विरोध करेंगे। जो गलत है वो गलत है, उसको हम विरोध करेंगे ही करेंगे। और ये विरोधी पक्ष का काम है कि पक्ष जो काम कर रहा है उसमें कुछ खामियां हैं तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं दूसरे शहरों में देखता हूँ और यहाँ के लोगों की बात करूँगा। यहाँ के लोग तो उनकी, मैं ऐसा कहूँगा कि आत्मा मर चुकी है।
उनका जो अंदर का विवेक है, हमारे नेताओं का, विपक्ष का, किसी का भी, उनकी कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देता है। आज इसी सब बातों के कारण यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं, खास करके 4 और 5 से आधा सब खाली हो गया है। जी बिल्कुल। आखिर कारण क्या है, लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं अपना शहर छोड़ करके? इसका कारण ये है कि जो नई बिल्डिंगें भी बन रही हैं, हाँ, तो हमारी जनता वो लेने जाती है तो उसका भी स्पष्टीकरण सही नहीं होता, उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलता है, हमारे नेतागण गाइडेंस नहीं देते हैं, महानगर पालिका वाले उनको गाइडेंस नहीं देते हैं। तो आखिर एक बंदा अगर इतनी हैवी प्राइस का फ्लैट ले ले, उसके बाद भी अगर 2 साल बाद हथौड़ा चले उस पर, तो कहाँ का न्याय है ये? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के स्पेशली 5 नंबर के लोग पलायन कर रहे हैं, वो इस डर से पलायन कर रहे हैं कि मेरा घर तो एक, मैं कैसे लूँगा घर वो मुझे पता, लेकिन लेने के बाद अगर फिर हथौड़ा चढ़ जाए। और मूलभूत सुविधा कहाँ है? हम टैक्स पे कर रहे हैं, ना हमें पानी है, ना हमें सफाई है, सिर्फ नाम के लिए सारे प्रकार चल रहे हैं, इसीलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जब से एमएलए की विधानसभा की जो सीटें बढ़ गई, उल्लासनगर 1, 2, 3 की अलग हो गई, 4 और कल्याण की अलग हो गई, 4, 5 की अलग हो गई, तो उसके बाद से एक तो महानगर पालिका जो है वह हम किसी नेता को न ले जाएं तो हमारा काम नहीं होता है। और उसके बाद देखिए जो हमारी महानगर पालिका है वो तो एक ही है ना जी। तो हमारे 1, 2, 3 वाले जो नेता हैं, जो भारतीय कांग्रेस, जनता पार्टी है, जो भी है, तो वो तो पूरे शहर के नेता है ना। जैसे कोई अध्यक्ष है वो बदलापुर तक रहता है, मेरे हिसाब से जिला अध्यक्ष इसको बनाते हैं, या उल्लासनगर शहर का अध्यक्ष बनाते हैं। वो हमसे कभी हालचाल पूछने क्यों नहीं आते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। स्पेशली मैं, क्योंकि मैं 5 नंबर का रहवासी हूँ, तो आप बोलेंगे मैं 5 नंबर की बात ज़्यादा करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से ये उल्लासनगर को 3 एमएलए 3 टुकड़ों में, एमएलए आमदार के टुकड़ों में जो हमारा क्षेत्र बांटा गया है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो 1, 2 और 3 नंबर के एमएलए हैं, वो 4 और 5 नंबर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते और देंगे भी नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं है। तो भैया महानगर पालिका में क्यों आते हैं? हाँ, अभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि महानगर पालिका में उनको मत चाहिए ना, क्योंकि वो उल्लासनगर, जब भी महानगर पालिका की इलेक्शन होगी तो उल्लासनगर 1 और 5 की इलेक्शन होती है, तो तभी वो जाते हैं। नहीं तो 4 और 5 नंबर में ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उनके सौतेली माँ के बच्चे हैं, ताकि हमको ध्यान ही नहीं दे वो। और ये ऐसा होता आया है, आप जब भी फंड की भी बात करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर में जो काम होता है, उससे आधा काम भी 4 और 5 नंबर में नहीं होता है। आप कहते हैं आधा काम नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ काम हुआ कहाँ पर है, आप वो बताइए मुझे। बिल्कुल सही है, ये जो काम हुआ है। फंड कहाँ जाता है फिर हमारा? फंड जाता है ना सर, ऐसा है, एक ही रोड 2 बार बनाया, एक ही रोड का 2 बार बिल बनाया जाता है। जैसे आपका एरिया जय बाबा धाम से लेके नेताजी स्कूल एक बिल, फिर नेताजी स्कूल से लेके जय बाबा धाम दूसरा बिल, रोड तो एक ही है ना, उसके बिल 2 निकलते हैं, 2 बिल पास होते हैं, लेकिन आम जनता खामोश है। क्या कभी अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं? अधिकारी की मिलीभगत के वजह से ये काम हो ही नहीं सकता, मेरा ही मानना है। तो मेरी अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शहर हित में भी थोड़ा सोचिए। आप ये नहीं समझते हैं कि हमारा शहर जो खाली हो रहा है, तो जो महानगर पालिका का चुनाव होगा, पहले तो मैं कहूँगा 5 नंबर पूरा खाली हो गया है जी, पवाई खाली हो गया है, क्योंकि वहाँ थैली कारखाने बनते गए, हमारे पास जीन कारखाने बनते गए, किसी ने रोका नहीं। अब जो इन कारखानों के बीच में नहीं रह पा रहे थे, वह लोग चले गए, तो रोज 2 घर खाली हो रहे हैं। तो क्या इसकी चिंता हमारे नेताओं को नहीं है? हमारे नेताओं को ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन आएगी तो जो लोग यहाँ से पलायन करके गए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे वोटर्स हैं जो उन्होंने वो वोट ट्रांसफ़र नहीं कराए हैं, तो इलेक्शन में हम उनको ले आएंगे मना के और वोट करवाएंगे। भाई साहब, आपने कभी उनको सुविधा नहीं दी, आपने उनसे सीधी बात नहीं की, वो आपके लिए वोट देने के लिए आएंगे। जब भी ये इलेक्शन आएगी तभी नेताओं को पता चलेगा कि हम जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे वो कि हम उनके क्यों आए। उनके दुख के कारण तो वो चले गए ना, कि उनकी कोई रक्षा नहीं हो रही है।
बिल्कुल सही। रोज कोई न कोई व्यापारी लूटा जा रहा है, रोज कोई न कोई व्यापारी मार खाता है, हुड़दंग हो रहा है बाइकों पर, रात तक जो चौक है पूरे के पूरे ठेलों से खड़े हैं 40 रुपया मन करके। आज ठेले वालों के ऊपर महानगर पालिका का कोई भी अंकुश नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि उल्लासनगर में स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है, तो बाजू में रहते हुए नेताजी स्कूल के बाहर शाम को 15-20 गाड़ियां लग जाती है। शरबत की गाड़ी को पलट दिया गया, उसको तलवार दिखाई गई, थोड़ी उससे पैसे मांगे गए थे। थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़े हो जाते हैं जो पहले और हमारे उल्लासनगर में ना हमने कभी सुने थे ना कभी देखे थे। आज सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हैं, क्योंकि किसी का इज्जत राज नहीं है। क्योंकि हमारी पुलिस काम कर सक्षम है, काम कर रही है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण हमारे नेताओं का काम है। पहले हमारे जो नेता थे, उल्लासनगर की पंचायतें थी, वो सब इन बातों को जान लेती थी। मैं स्वर्गीय बच्चू रूप चंदानी जी का नाम लेना चाहूँगा स्पेशली। वो इन बातों में बहुत सक्षम थे। वो तो कल्याण रेलवे विभाग से भी बात करते थे, वो सभी जगह करते थे। मैं जानता हूँ उनको। एक वही थे, माणिक गंगवानी जी थे जी, दादा गुरदास सिंह जी थे, दादा गोविंद राम जी थे, ये पूरे एरिया को संभाल के बैठे थे। और आज के नेताओं से मैं ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। तो ये जो उड़दंग कर रहे हैं ये किसके लोग हैं आखिर? मतलब ये एक पक्ष के लोग नहीं हैं। जिनका संरक्षण है उनके तरफ से वो कर रहे हैं। उनको पता है मैं ये करूंगा मुझे कुछ होगा। तो अब इस शहर में वही लोग रहेंगे जो लुच्चे हैं, जो लाचार हैं। हाँ, जो लुच्चे हैं, लाचार। लुच्चे मतलब ये लोग जो हुड़दंग कर रहे हैं, और लाचार जो वो लोग हैं जिनको दूसरी जगह फ्लैट लेने की ताकत नहीं है, बाहर जाने की ताकत नहीं है, जिनके कारोबार यहाँ पर। हाँ, वो लोग भी रहेंगे जो चुप रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, वो भी रहेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को इस बात का बुरा लगा हो, लेकिन चुप रहना ऐसा नहीं है। अब आज चुप रहने का ज़माना नहीं है। कुलदीप भाई, आज हम लोग आपस में बैठे, विचार विमर्श किया। एक चीज़ मैं दुकानदारों से भी कहूँगा कि आप भी दूसरों के भरोसे रहते हैं। जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले उल्लासनगर 5 में दुकानदारों ने कहा, देखिए हमारी हालत क्या है, हम किस नेता के पास जाएं। अरे भाई, किसी नेता के पास मत जाओ, आप थोड़ा विरोध करो, विरोध करना सीखो। 2-4 घंटे दुकानें बंद कर दो, ऐसा होता है, तब नेताओं को पता चलेगा। आप लोग सह रहे हो। मैंने उनसे कहा कि भाई चलो, आपके बदले मैंने विरोध कर दिया और मुझे 4 लोगों ने आकर के मारा, तो तुम लोग बीच में नहीं आओगे। उन्होंने कहा ये बात भी सही है। तो आखिर इस शहर का होगा क्या? कुल मिलाकर यह जो शहर है अब लाचारों और लुच्चों का शहर बनता जा रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर कोई मजबूत अधिकारी आने चाहिए जो ऐसे लोगों को कंट्रोल करें, जैसे कि हमारे धोपावकर साहब थे। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक ज़माना था, मैं LR भोसले, लक्ष्मण रामचंद्र भोसले, जो DCP बनने के बाद गुजर गए, वो शोलापुर तक गए यहाँ से। तो दोस्तों, उनका नियम ये रहता था कि वो सुबह शाम एक चौक पर 2-2, 5-5 मिनट रुकते थे, जिसके कारण से जो हुड़दंग करने वाले लोग थे वह किनारा कर लेते थे। तो आजकल क्या है, गश्त नहीं लगाती पुलिस, उसके कारण से इनकी हौसला जो है बढ़ता जा रहा है, जिससे आम नागरिक काफ़ी परेशान है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद।